नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और पिछली क्लास में हम यहाँ पर सिलेबस कर रहे थे, है ना, बीपीएससी का डिटेल सिलेबस। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज से भूगोल प्रारंभ करने वाले हैं और भूगोल को खोल के देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं का डिटेल एनालिसिस आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये जितने भी टॉपिक है ये सारे मेरे द्वारा किए गए रिसर्च का परिणाम है। मैं नहीं चाहता कि जितना मेहनत मैंने किया है उतना मेहनत आप लोग करें। मैं यहाँ पर हूँ मेहनत करके सारी चीज़ें आप लोगों के सामने देने के लिए। आपका कार्य बनता है कि उसके आधार पर आप अपनी स्टडी को प्रारंभ करें और उसी के अनुसार अपना तैयारी करते रहें। अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और चेंज होने की संभावना भी नहीं है, तो 66वीं तक जहाँ तक मेरा अनुमान है यही सिलेबस होने वाला है। और सिलेबस देखें तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी सिलेबस है। इसको आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा सा नंबर लाकर अच्छे पोस्ट पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने इतिहास की जितने भी डिटेलिंग थी वो सारी डिटेलिंग की, जिसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास साथ साथ प्राचीन बिहार का इतिहास देखा था, फिर मध्यकालीन भारत के साथ साथ मध्यकालीन बिहार का इतिहास, फिर तीसरा हमने देखा था आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके साथ ही बिहार के क्रम में हमें क्या क्या देखना है वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखें, है ना। आज हम करने वाले भूगोल, और टॉपिक का नाम डालिएगा भूगोल, और भूगोल में क्या क्या हमें पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो भूगोल में देखें तो नॉर्मली 3 चीज़ें हम देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो सामान्य भूगोल, ठीक है। उसके बाद देखिए सामान्य भूगोल के बाद भौतिक भूगोल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देख लेंगे आर्थिक भूगोल, और ये 3 टॉपिक करेंगे तो यहाँ से जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे। वो सारे टॉपिक हो जाएंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो अभी बहुत सारी चीज़ इसमें है। राजनैतिक भूगोल वो भी यहाँ पर देखना है, लेकिन हमें वो नहीं देखने। राजनैतिक में अगर देखें तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ सामान्य भूगोल में ही देख लेंगे, है ना। तो सामान्य भूगोल की बात करें तो सामान्य भूगोल में क्या क्या देखना है लिखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर सामान्य भूगोल में सबसे पहले हमें भूगोल करने से पहले सौर मंडल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सौर मंडल में कौन कौन से हैं, कौन से तारे हैं, कौन से ग्रह है, कौन से उपग्रह है, किस ग्रह की क्या खासियत है, किस ग्रह के कितने उपग्रह है। यहाँ पर फैक्चुअल, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में फैक्चुअल प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सभी ग्रहों के बारे में, ग्रह से संबंधित क्या क्या मुख्य तत्व है, जो भी मुख्य तथ्य है वो सारी चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तारे देखना है, सौरमंडल अपना देखना है जिसमें सूर्य, पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति, ये सारे जितने भी ग्रह हैं सब देखने हैं, और इनके उपग्रहों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद और भी शब्द आप सुनते होंगे, अक्षांश, देशांतर, इसके बारे में भी जान लीजिएगा, है ना। अक्षांश देशांतर भी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद यहीं पर हम देखेंगे एक कितने डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितने डिग्री हम पूर्वी साइड जाएंगे या फिर पश्चिमी साइड जाएंगे तो कितने घंटे का कितने मिनट का परिवर्तन होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ हम देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जितने भी देश है अक्षांश और देशांतर के अनुसार, तो उन सभी देशों को भी देख सकते हैं। उन सभी देशों का जितना भी राजधानी है, क्योंकि राजधानी से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सभी देशों को, देशों के साथ साथ राजधानी को भी आप देख लीजिएगा। ये सभी सामान्य भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो मुख्य रूप से जो एटलस में हम देखते हैं, है ना, एटलस में देखें तो हम भौतिक भूगोल के भी बहुत सारे चीज़ देख लेते हैं, आर्थिक भूगोल के भी देख लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मिलता है एटलस में। एटलस में ये दोनों चीज़ें, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल के कुछ टॉपिक वहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, ठीक है। इसी के आधार पर जितने भी देश है, देशों की राजधानी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहीं पर जितने भी महासागर है इन सभी को भी देख लेना है, वो सारा यहाँ पर भी आएगा, अभी हम चर्चा करेंगे। तो सामान्य भूगोल में मुख्यतः ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो भू आकृति के बारे में हमें पता होना चाहिए, लिखिएगा भू आकृति, यानी कि जो हमारी भूमि है, पृथ्वी की आकृति कैसी है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं स्थल मंडल, है ना, उसके बाद जल मंडल, वायुमंडल। तो भू आकृति के अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं, स्थल मंडल, ठीक है। उसके बाद जल मंडल, ठीक है। उसके बाद
वायुमंडल। इन सबसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। स्थल मंडल में भी अभी हम खोल के देखेंगे, ठीक है। तो स्थल मंडल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, भौतिक भूगोल में देखेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। भौतिक भूगोल में ही हम ये भी देख सकते हैं कि जो तारे का निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ, ये सारे कैसे हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ एनसीईआरटी में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर अगला टॉपिक लिखिएगा भौतिक भूगोल में, भौतिक भूगोल में अगला टॉपिक आप लिखिएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। उसके बाद यहीं पर एक सिद्धांत आता है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट ठीक है। तो देख लीजिएगा प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। इसके साथ ही कितने प्लेटें हैं, जैसे 7 बड़ी प्लेटें हैं, लगभग 20 छोटी प्लेटें हैं, उन सब के बारे में भी, उनकी अवस्थिति क्या है ना, क्रम भी देख लीजिएगा कौन कौन से क्रम में है। जैसे हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद एशिया, है ना, इधर देखें तो यूरोप, है ना, उसके नीचे है तो अफ्रीका है, ये सारी चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारी चीज़ें देख लेना है जितना भी प्लेटें हैं, ठीक है। प्लेट की अवस्थिति देख लेनी है और किन दो प्लेटों के बीच में कौन सा छोटा प्लेट अवस्थित है, ऐसे भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, तो ये भी आप यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हो गया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है, जैसे ज्वालामुखी, ठीक है, फिर सुनामी, ज्वालामुखी सुनामी हो गया। उसके बाद लानीनो, लानीनो यहीं देख लीजिएगा, लानीनो क्या है, अल नीनो क्या है, ठीक है। ये इससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर ही पूछता है, मतलब ये भी पूछ लेता है कि अल नीनो निम्न में से किस देश में आता है, ला नीनो किस देश में आता है, सुनामी, ठीक है। उसके बाद यहीं पर हम और भी देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भारत के लिए भी छोड़ देते हैं ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल, यानी कि भूगोल से संबंधित। तो यहाँ पर पर्वत एवं पठार भी हम पढ़ेंगे, पर्वत एवं पठार, ठीक है। पर्वत एवं पठार पढ़ेंगे, ये पढ़ लेंगे तो फिर हम मैदान भी पढ़ेंगे। मैदान क्यों छोड़ेंगे, बहुत सारी मैदान है भारत में, है ना, वो सारी चीज़ें, विश्व में कौन कौन सी मैदानें हैं महत्वपूर्ण, उन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, चट्टानों के प्रकार, यानी कि चट्टान के बारे में ये पढ़ेंगे। तो साथ ही हम खनिज भी पढ़ लेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिट्टी पढ़ लेंगे, ठीक है, मिट्टियाँ, ठीक है, मिट्टियाँ, ये सारी प्रारंभिक परीक्षा में है, मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि फैक्चुअल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी हो गया। उसके बाद पवन पढ़ लेंगे, है ना, उसके बाद पवन, है ना, उसके बाद जलमंडल, ठीक है, जलमंडल हमने वहाँ पर देख लिया। जलमंडल के अंतर्गत देखें तो, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे पवन। जलमंडल के अंतर्गत देखें तो जलमंडल के अंतर्गत कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी फैक्चुअल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जैसे जो महासागरीय नितल है, ठीक है, कहाँ सबसे ज़्यादा गहरा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महासागरीय नितल एवं ऊंचावच, नितल एवं ऊंचावच, क्योंकि जो पहाड़ी संरचना है, पहाड़ी संरचना केवल स्थल मंडल पर ही नहीं, जल मंडलों में भी पहाड़ी संरचना देखने को मिलती है। तो वहीं जो ऊंचावच है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम जलमंडल कर रहे हैं तो जलमंडल के अंतर्गत और भी चीज़ें आती है, जैसे बहुत सारे क्रेटर हैं, क्रेटर के बारे में। उसके बाद जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, कौन सी जलधाराएं कहाँ टच करती है, किधर से किधर चलती है, ये सारी चीज़ें जलधाराएं। उसके बाद इसी में हम क्या पढ़ लेंगे, ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा भी हम यहीं पर पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद जलमंडल से ही संबंधित है हमारी प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ से पाई जाती है। अगर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को देखें तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जलमंडल के अंतर्गत ही हम क्या पढ़ लेंगे, जल संधियाँ, ठीक है।
तो जलमंडल के अंतर्गत ही जल संधियाँ पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत, जलमंडल के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो भौतिक भूगोल में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद जब हम पवन करेंगे तो पवन के साथ साथ हम यहीं पर जेट स्ट्रीम कर लेंगे, ठीक है, जेट स्ट्रीम, मॉनसून कर लेंगे, चक्रवात कर लेंगे, वर्षा का वितरण कर लेंगे, ठीक है, महाद्वीप कहाँ पर कौन कौन से स्थित है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर करेंगे। तो फिर से रिपीट करता हूँ, भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति है ना, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल देखेंगे। जलमंडल के अंतर्गत स्थलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी, सुनामी, ला नीनो, अल नीनो, पर्वत एवं पठार, मैदान, चट्टान, खनिज, मिट्टी, पवन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जलमंडल के अंतर्गत देखें तो महासागरीय नितल एवं ऊंचावच हो गया, क्रेटर, जलधाराएं, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, जल संधिया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ साथ पवन के साथ साथ हम जेट स्ट्रीम देखेंगे, मॉनसून, चक्रवात, साथ ही वर्षा का वितरण कैसे कैसे है ना, कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ पर कम होती है, उसी के परिणाम स्वरूप मरुस्थल का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें लिंक करके देखनी है, ठीक है। जितने भी महाद्वीप है, महाद्वीप की कहाँ पर क्या अवस्थिति है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तब जाके हमारा भौतिक भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारा चीज़ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा भौतिक भूगोल। आगे हम करते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या क्या करना है एक बार देखिएगा। ठीक है, आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल यानी कि जो अर्थ से संबंधित हो, यानी कि जिससे लोगों का जीवन यापन होता हो, उसे हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन, है ना, प्राकृतिक संसाधन कहाँ पर है, और जहाँ पर जो ये संसाधन मिलेंगे वहीं पर नगर बस जाएंगे। कैसे नगर, उद्योगों से संबंधित, यानी कि उसे क्या बोलेंगे, औद्योगिक नगर। तो प्राकृतिक संसाधन एवं औद्योगिक नगर हो जाएगा हमारा एक टॉपिक, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन एवं औद्योगिक नगर। इसके बाद देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है कृषि कार्य, कृषि हो गया। अब कृषि की बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे, फसल, ठीक है। और फसलों की बात करें तो फसलों में कैसी, जो प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। तो विश्व में जो भी प्रमुख फसलें हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और कौन सा देश है जो किसी विशेष फसल को सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, यानी कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर, पहले, दूसरे और तीसरे तक ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जितने भी फसल हैं विश्व में, जितने भी फसल है जहाँ जिस देश के द्वारा सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, उन सबको आपको यहाँ पर देखने होंगे। यहाँ से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है उसके बारे में। उसके बाद विश्व के प्रमुख खनिज, विश्व के प्रमुख खनिजों के बारे में पता होना चाहिए। कौन से खनिज कहाँ पर है और कौन सा खनिज विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पर क्या है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रमुख खनिज हो गए एवं साथ ही इसके उत्पादक देश। तो विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, ये हमारा एक टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या, जनसंख्या। जनसंख्या देखेंगे विश्व की, कौन से देश में कैसी कैसी जनसंख्या है क्रमवार तरीके से यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या के बाद बस्तियाँ भी देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या एवं बस्तियाँ साथ में ही टॉपिक आता है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद परिवहन हम देखेंगे, विश्व परिवहन, ठीक है। और विश्व परिवहन की बात करें तो जल परिवहन, है ना, स्थल परिवहन और वायु परिवहन, इन सबको आपको देखना होगा। मुख्य रूप से आप दो ही देख सकते हैं यहाँ पर, जल और वायु परिवहन, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विश्व में कुछ नहरें हैं, नहरों के बारे में भी देख लीजिएगा अंतिम टॉपिक के रूप में। जैसे स्वेज नहर हो गया, है ना, स्वेज नहर हो गया। उसके बाद मैक्सिको की जो नहर है, इन सब का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रोल है, तो इन सभी नहरों को भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इतने सारे टॉपिकों से प्रश्न आए हुए हैं, और इसी के साथ हमारा भूगोल जो है, विश्व भूगोल का टॉपिक समाप्त होता है। तो विश्व भूगोल के साथ साथ यहाँ पर सीधे तौर पर दे रखा है कि भारत के भूगोल में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब भारत का भूगोल।
ठीक है, भारत के भूगोल में क्या क्या देखना है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो भारत की भूगोल की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सामान्य परिचय, यानी कि भारत के बारे में सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर कहाँ अवस्थित है, क्या इसका अक्षांशीय विस्तार है, क्या देशांतरीय विस्तार है, तो इसको हम देखेंगे सामान्य परिचय के रूप में भारत के। ठीक है, यानी कि इसकी अवस्थिति क्या है, आकार क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसकी भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना है वो कैसी है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ के शैल समूह हैं, शैल समूह देख लेंगे। ठीक है, तो भूगर्भिक संरचना, शैल समूह। ठीक है, उसके बाद यहां पर प्रमुख जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, दर्रे हैं, प्रमुख ग्लेशियर, दर्रे, ये सारी चीजें। उसके बाद हम यहां पर मैदान देखेंगे, भारत के जो भी मैदान हैं। ठीक है, जैसे गंगा का मैदान, उसके बाद सिंधु का मैदान, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बाद हमारा यहाँ कौन सा है, ये जो पूर्व का मैदान है ना, पश्चिम का मैदान, ये सारे मैदान भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोस्ट वाले, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, थोड़ा हिंदी इसका ध्यान में नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मैंने आप लोगों का करवा दिया है 2 वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट। तो अपवाह तंत्र, उसके बाद यहाँ की मृदा क्या है, मृदा के बारे में देख लेंगे, है ना, यहाँ की मृदा क्या है। उसके बाद वनस्पति, वन संसाधन, है ना, उसके बाद वनस्पति, वन संसाधन। वन संसाधन जब पढ़ेंगे तो इसके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है वो सारी चीजें भी यहाँ पर रिलेट करके देख लीजिएगा। ये किससे, करंट अफेयर से संबंधित होगा। तो वन संसाधन एवं उसका संरक्षण। उसके बाद भारत में मानसून का महत्वपूर्ण रोल है, तो मानसून भी आप देख लेंगे यहाँ पर, मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो भारत का जो कृषि है, भारत के साथ साथ जो बिहार की कृषि है, दोनों को मानसून प्रभावित करता है। जो यहाँ का जलवायु है, जलवायु को भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद खनिज को भी हम यहाँ पर देखेंगे, खनिज भी देख लीजिएगा। ठीक है, खनिज के साथ साथ जब खनिज देख लेंगे तो खनिज के साथ ही जो प्रमुख उद्योग है ना, तो प्रमुख उद्योग देख लेंगे। जहां पर खनिज मिलेगा वहीं पर उद्योग भी देखने को मिलेंगे, प्रमुख उद्योग, और वहां पर एक नगर बस जाएगा जिसे औद्योगिक नगर कहा जाएगा। तो खनिज के साथ साथ प्रमुख उद्योग देख लीजिएगा, और प्रमुख उद्योग के साथ साथ प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से है वो सारी चीजें भी आप यहां पर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाता है हमारा कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, तो यहां से भी आप परीक्षा में देखें तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं कृषि एवं पशुपालन से। कृषि से देखें तो कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा क्या उत्पादित करता है ना, कौन बिहार कितने नंबर पर है, ऐसे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। तो कृषि से संबंधित जो फसल है, फसल उत्पादन से संबंधित ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद भारत में भी हमें परिवहन देखना है, और परिवहन में भी यहाँ पर तीनों जल परिवहन है ना, जल परिवहन जो नदियों द्वारा किया जा रहा है वो सारी चीजें है ना। उसके बाद यहाँ पर रोड परिवहन है, रेल परिवहन है और वायु परिवहन है, चारों चीज यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, सड़क, रेल, जल, वायु, सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या, फसल और फसल के साथ साथ फसल ऋतुएं भी यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। ठीक है, भारत में देखें तो मुख्यतः 3 फसल ऋतुएं यहाँ पर देखने को मिलती है, उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे विश्व में हमने जनसंख्या देखा है, भारत के जनसंख्या को भी देखना है, और यहाँ से हर साल 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या की बात करें तो 3-4 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 1-2 भारत से और 2-3 बिहार की जनसंख्या से संबंधित होता है ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, और अंतिम टॉपिक के रूप में यहाँ पर देख लीजिएगा खाद्य श्रृंखला। ठीक है, भारत की खाद्य श्रृंखला क्या क्या है।
तो इसके साथ ही देखें तो हमारा भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। भारत के भूगोल में इतना टॉपिक करना है, इन सबको अगर अच्छे मन से करें तो 10 से 12 घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे, पूरा भारत का भूगोल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं अच्छे से करेंगे तो आराम से 25-30 घंटे में ये आसानी से हो सकता है। और इतना करने के बाद हमारा 5 से 10 नंबर तो बन ही जाते हैं भारत के भूगोल से। पूरे विश्व के भूगोल से बात करें तो यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, भूगोल हमारा भारत का भूगोल तक कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा बिहार का भूगोल भी देख लेते हैं कि बिहार के भूगोल में क्या क्या टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो अगला टॉपिक डालिएगा बिहार का भूगोल। ठीक है, और बिहार के भूगोल की बात करें तो सबसे पहले जैसे हमने भारत की अवस्थिति और विस्तार देखा था, वैसे ही इसकी भी हम बात करेंगे, अवस्थिति एवं विस्तार। ठीक है, जैसे हमने पृथ्वी पर भारत की अवस्थिति देखी थी, वैसे ही भारत में बिहार की अवस्थिति देखेंगे कि अवस्थिति एवं विस्तार क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। उसके बाद इसका प्राकृतिक विभाजन कैसे किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन देख लीजिएगा। विभाजन की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः क्या होता है, हमारा मैदानी क्षेत्र होता है, और मैदानी के साथ साथ यहाँ पठारी और पहाड़ी भाग भी छोटे स्तर पर देखने को मिलेगा, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी देखिए तो हमारी नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से बार बार 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार की नदियाँ देख लीजिएगा, नदियों के साथ साथ यहाँ की जलवायु देख लीजिएगा, है ना, बिहार की जलवायु क्या है, बिहार की जलवायु के साथ साथ यहाँ बिहार की मिट्टियाँ क्या है, मिट्टियों से भी प्रश्न हर वर्ष पूछ लिए जाते हैं अलग अलग शब्दों के रूप में। तो सारी चीज़ें देखना है, नदियाँ, जलवायु, मिट्टियाँ। उसके बाद यहाँ पर देखें तो अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा खनिज हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। बिहार के भूगोल की बात करें तो पूरा बिहार का भूगोल मैं करवाऊंगा इसी YouTube के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को लगे रहना है और तैयारी करते हुए चलना है। तो हमने क्या देख लिया, मिट्टियाँ देख लिया, खनिज देख लिया। उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा संसाधन, यानी कि ऊर्जा कैसे कैसे है, किस प्रकार से ऊर्जा यहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो ऊर्जा संसाधन भी देख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर वन की क्या स्थिति है, और वन के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर नेशनल पार्क बनाया जाता है, अभ्यारण्य बनाया जाता है, पक्षी विहार बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखना है। ठीक है, उसके बाद वनों की बात करें तो वनों में बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, है ना, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उत्तरी हिमालय के तराई जो वन होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में भी देखना है। पक्षी विहार, वन्य जीव संरक्षण में जो भी बिहार में पक्षी विहार है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद एक प्रमुख हमारा है कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, तो कृषि एवं पशुपालन भी यहाँ पर देखना है। ठीक है, उसके बाद ये भी देखना है, जैसे कृषि प्रदेश हमें भारत में देखना था, वैसे ही बिहार में भी कृषि प्रदेश देखना है। और बिहार में भी मुख्यतः देखें तो 3 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है संपूर्ण बिहार को। ठीक है, उसके बाद कृषि प्रदेश यहाँ पर हमने देख लिया। उसके बाद देखना है प्रमुख फसलें, बिहार की प्रमुख फसलें क्या क्या है, कौन कौन से जिले हैं जहां पर कौन कौन से फसल ज़्यादा उत्पादित किया जाता है ना। उसके बाद खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें, इन सब के बारे में भी हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ उद्योग है, और उद्योग के साथ साथ अंतिम यहाँ पर देख लीजिएगा जनसंख्या, है ना। बिहार की जनसंख्या से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इतने टॉपिक करने के बाद बिहार के भूगोल से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो ये सारे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आप लोग कवर कर जाएंगे, तब एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए भूगोल इसके साथ समाप्त होता है। और इतना करने के बाद 20 से 22 नंबर हमारे आ जाएंगे। तो अभी तक हमने कितने नंबर का सिलेबस देख लिया। पहला तो हमने मान लो इतिहास हमने 45 देख लिया, है ना। उसके बाद 20 इसके देख लिए, 65 देख लिए। उसके बाद करेंट अफेयर हमने क्या देख लिया, 35। उसके बाद देखें तो हमारा 110 नंबर तो यहीं पर, 110 नहीं 100 नंबर हो गए। तो हमारे 100 नंबर तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन
करंट अफेयर में ऐसे ऐसे बिहार में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आसानी से उसका उत्तर देना संभव नहीं है, पता ना कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस साल भी उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करने वाला हूँ और करंट अफेयर मैं जो करवाऊँगा प्रश्न वहाँ से आएंगे निश्चित तौर पर। तो बाकी जो भी बचता है ना, उसको हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद देखें तो मुख्य विषय के रूप में हमारा क्या आ जाएगा, भारतीय राज व्यवस्था। अगला सब्जेक्ट डालिएगा भारतीय राज व्यवस्था। और भारतीय राज व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले राज व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि संविधान की बात होती है तो संविधान का विकास कैसा हुआ, यानी कि सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर संवैधानिक विकास। ठीक है, तो पहले टॉपिक के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे संवैधानिक विकास। उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान की रचना कैसे कैसे हुई, संविधान की रचना कैसे कैसे हुई। यहाँ पर संविधान के लिए जो सभा बनाई गई जिसके द्वारा संविधान की रचना की गई उसके बारे में भी पता होना चाहिए। साथ ही बिहार से कौन कौन से व्यक्ति उसमें सम्मिलित हुए उस सभा में, है ना, उन सबको भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा संवैधानिक विकास। फिर संविधान की रचना कैसे कैसे हुई, संविधान की रचना हुई, इसके साथ साथ प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान के स्रोत से, यानी कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। बहुत सारे पार्ट हैं जो अलग अलग देशों से लेकर भारत के संविधान में संकलित किया गया है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से ये जो भाग है वो किस देश से लिया गया है, तो स्रोत भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो प्रश्न आते हैं मुख्यतः वो मूलाधिकार से आते हैं कि हमारे मूलाधिकार कौन कौन से हैं, सभी को पता होना चाहिए कि संविधान द्वारा हमारा जो मूल अधिकार दिया गया है वो कौन कौन से अधिकार है। ठीक है, जब अधिकार मिलता है तो साथ ही इसके कर्तव्य भी दिया जाता है, तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के बारे में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखें तो इससे पहले हमारा नागरिकता आता है, तो नागरिकता से बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो नागरिकता भी आप पढ़ सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य हो गया। मौलिक कर्तव्य के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो इसके आगे हम देख सकते हैं संघ की कार्यपालिका, यानी कि संघ की बात करेंगे और संघ की कार्यपालिका की बात करेंगे तो इसके जो जो भाग हैं उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद मंत्री परिषद। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उसके बाद महान्यायवादी, महान्यायवादी, और उसके बाद आता है हमारा CAG, कैग, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये सारे टॉपिक है जो संघ के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हमें पता होना चाहिए। इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया क्या हमारा संघ। इसके बाद हमें पढ़ना है राज्य के बारे में। राज्य की भी बात करें तो जैसा भारतीय संरचना ऐसी है कि जैसा हमारा केंद्र में संरचना देखने को मिलती है वैसे ही हर राज्यों में भी संरचना देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल, और यहाँ से भी प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री की जगह पर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है, यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद यहाँ भी होता है। ठीक है, मंत्री परिषद यहाँ भी होता है। महान्यायवादी की जगह पे यहाँ पर महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता, और जो यहाँ का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो भारत के द्वारा ही किया जाता है, तो राज्यों में ये देखने को नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी क्या देखना है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। ठीक है, उसके बाद राज्य विधान परिषद भी देख लीजिएगा। परिषद की बात करें तो सभी राज्यों में नहीं है, सभी राज्यों में विधानमंडल है। जैसे केंद्रीय स्तर पर यहाँ पर संसद है
है ना, केंद्रीय स्तर पर संसद है और संसद में देखें तो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है। वैसे ही राज्यों में भी देखें तो कई सारे राज्य हैं जिसमें द्विसदनीय क्या है, विधानसभा है, जिसमें अगर देखें तो विधानसभा, ठीक है, विधानमंडल के अंतर्गत देखें तो विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले 7 राज्य थे लेकिन जम्मू कश्मीर जो है अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो अभी 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलता है, उसमें से बिहार हमारा एक है। तो यहाँ पर विधानमंडल के अंतर्गत हम क्या देख लेंगे, विधानसभा और विधान परिषद भी यहाँ पर हम देख लेंगे कौन कौन से राज्यों में है वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर मुख्य टॉपिक बच जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था कर लीजिएगा और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितनी सारी समितियां हैं सभी समितियों को देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन समितियों ने क्या क्या अपने विचार प्रस्तुत किए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वो सारी चीज़ें। उसके बाद अगला टॉपिक के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध कौन कौन से होते हैं, जैसे वित्तीय संबंध होता है ना, उसके बाद वित्तीय संबंध के बाद यहाँ पर देखें तो विधायी संबंध होता है, प्रशासनिक संबंध होता है और उन सबसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है उन सभी अनुच्छेदों को भी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत ये सारी चीजें देख लीजिएगा, वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। उसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं न्यायपालिका, ठीक है। अगला टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम देख सकते हैं केंद्र के स्तर पर हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य के स्तर पर क्या है, उच्च न्यायालय है, जिला स्तर पर है हमारा जिला स्तरीय जिला एवं सत्र न्यायालय। उसके नीचे जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में भी हमारा न्यायालय देखने को मिलता है सरपंच के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखते हुए चलना है। उसके बाद संसद को भी हमें देखना है केंद्रीय स्तर पर, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, इनसे संबंधित जितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, किसमें कितनी सीटें, कितने सीटों पर चुनाव होता है, ये सारी चीज़ें। वैसे ही विधानमंडल, विधान परिषद बिहार का जो है उसका भी देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर राजभाषा, ठीक है, राजभाषा यहाँ पर क्या है, राजभाषा भी पढ़ लीजिएगा, है ना, इसमें कितनी भाषाएं हैं वो सारी चीज़ें, हमारी राजभाषा क्या है, साथ ही हमारा जो राज्य है, राज्य की राजभाषा क्या है, जैसे हिंदी और उर्दू है, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारा जो संवैधानिक संशोधन हुआ है, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन जितने भी हुए हैं उन सभी संवैधानिक संशोधनों को भी एक नज़र देख लीजिएगा, प्रश्न वहां से भी पूछे जाते हैं। और अंतिम टॉपिक के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं जो भी संघ राज्य क्षेत्र है उसको देख लीजिएगा, और अनुसूचित एवं जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन होता है वो कैसे कैसे होता है, उससे संबंधित कौन कौन से भाग है, कौन कौन से अनुच्छेद है, इन सब को भी आप देख लीजिएगा। तब जाके जो भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। बिहार के संबंध में देखें तो सारी चीज़ें भारत के संविधान से ही तो रिलेटेड है, सारी चीज़ें राज्यों के लिए भी वहीं पर व्याख्यान किया गया है। जैसे यहाँ पर देखें तो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन देख सकते हैं, ठीक है। स्थानीय स्वायत्त शासन यानी कि पंचायती राज व्यवस्था है उसे देख सकते हैं। राज्यपाल देख लीजिएगा अच्छे से, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ये सारे राज्य के स्तर पर यानी कि जो हमने यहाँ बात की थी इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या टॉपिक होना चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक डालिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो सबसे पहले तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है, प्रमुख लक्षणों के बारे में हम पता होना चाहिए कि भारत के जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण कैसे है। उसके बाद यहाँ पर एक सतत विकास की अवधारणा देखने को मिलती है, तो वो कर लीजिएगा, सतत विकास की अवधारणा ये क्या है इसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, सतत विकास की अवधारणा क्या है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न जो आते हैं वो राष्ट्रीय आय से आते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में पूछ लिया जाता है ना। राष्ट्रीय आय के बाद देखें तो जो भारत में योजनाएं चलती थी, पंचवर्षीय योजनाएं, उसको भी देख लीजिएगा, बंद हो गए हैं लेकिन प्रश्न यहाँ से
पूछे जाते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं कर लीजिएगा, ये समाप्त हुआ। फिर नीति आयोग आया, तो नीति आयोग को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे मुख्य टॉपिक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी एवं बेरोजगारी, तो गरीबी एवं बेरोजगारी भी देख लीजिएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था में देखें तो मुख्यतः करेंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जब गरीबी एवं बेरोजगारी है तो सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जाता होगा जिससे गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त कर दे। तो इससे रिलेट करके हम देख सकते हैं गरीबी को दूर करने के लिए जो सरकार की पहल की जा रही है सरकार के द्वारा, यानी कि योजनाएं जो लाई जा रही है, उन सभी योजनाओं को भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसके बारे में भी देख लीजिएगा। ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था में अधिकतर चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखें तो अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा मुद्रा एवं बैंकिंग। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पढ़ना है हमें मुद्रा, है ना, मुद्रा। मुद्रा के बाद मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारत में जो बैंकिंग है, बैंकिंग का इतिहास। ठीक है, भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या है ये देख लीजिएगा। उसके बाद आरबीआई देख लीजिएगा और आरबीआई के कार्य, यानी कि आरबीआई एवं उसके कार्य क्या क्या है ये भी देख लीजिएगा। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आरबीआई एवं इसके कार्य हो गए। उसके बाद भारत के प्रमुख जो वित्तीय संस्थान हैं, भारत के प्रमुख वित्तीय संस्थान, वो सारे चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ये सारी चीज़ करेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग सुधार यहाँ पर हुआ था, बैंकिंग सुधार से संबंधित सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, बैंकिंग सुधार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बैंकिंग सुधार से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी समितियाँ आई थी, उन समितियों ने क्या क्या बातें कही ये भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बीमा। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा बीमा, शेयर बाजार। ठीक है, बीमा, शेयर बाजार। उसके बाद यहाँ पर देखें तो और भी हो सकता है कृषि विकास हेतु जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती है ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो कृषि से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। ठीक है, कृषि से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये भी एक टॉपिक के रूप में हम देख सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक के रूप में देख सकते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति में हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बजट, है ना। उसके बाद कर, कर में बात करें तो प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो राजकोषीय नीति में ऐड कर लीजिएगा बजट, कर, करों में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं अगले टॉपिक के रूप में उद्योग। अगला टॉपिक हो जाएगा उद्योग, यानी कि इसमें हमें क्या क्या देखना है, इससे संबंधित टॉपिक देखें तो भारत में औद्योगिक नीति क्या क्या रही है उन सब के बारे में। उसके बाद उद्योगों के बारे में सबसे ज़्यादा भारत में फोकस होता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, इससे संबंधित भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे कैसे ये उद्योग है, उन सबको देख लीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाता है यहाँ पर व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, तो अगले टॉपिक के रूप में लिख लीजिएगा व्यापार एवं वाणिज्य। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं आयात एवं निर्यात। तो यहाँ पर देखें तो अर्थव्यवस्था के
इससे भी संबंधित है जनसंख्या, तो जनसंख्या को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर बिहार से संबंधित, तो बिहार की बात करें तो बिहार में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जनगणना से। उसके बाद सड़क परिवहन और रेल परिवहन से भी 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न को देखें तो सड़क परिवहन देख लीजिएगा, रेल परिवहन देख लीजिएगा, वायु परिवहन देख लीजिएगा, संचार व्यवस्था क्या है इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो संचार व्यवस्था के बारे में भी देख लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक देखने के बाद हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित चाहे वो भारत हो या फिर बिहार हो, दोनों का हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अंतिम सब्जेक्ट हमारा बचा हुआ है। अंतिम सब्जेक्ट देखने के बाद मिसलेनियस देखेंगे और तब जाके जितना भी सिलेबस है हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। तो चलिए अंतिम टॉपिक डालिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें क्या है, हमारा सामान्य विज्ञान है। और सामान्य विज्ञान में बात करें तो हमारा भौतिक, है ना, रसायन और जीव विज्ञान, 3 चीज़ें हैं। तीनों चीज़ों से प्रश्न आती है। यहाँ पर देखें तो प्रश्नों की संख्या सबसे ज़्यादा हमारा जीव विज्ञान से होता है, तब भौतिक विज्ञान और फिर रसायन विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलते हैं। बीपीएससी में बात करें तो 20 प्रश्न यहाँ से फिक्स है, 20 प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी हमारा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसको अगर कर लेते हैं 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों को हम करना चाहें तो 10 दिन में तीनों चीज़ें कंप्लीट हो सकती है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 दिन या 5 दिन में भी हो सकता है। तो अगर इसको कर लेते हैं तो 20 प्रश्न तो आपके फिक्स हो गए, जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान है और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, मैं एक बार सिलेबस को बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक है। देखिए जीव विज्ञान में सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है, जीवों का वर्गीकरण कैसे हुआ, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कोशिका, कोशिका से भी प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तक से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे जीवों का वर्गीकरण, उसके बाद कोशिका कर लेंगे, कोशिका के बाद जो दोनों जगत है, ठीक है, जंतु जगत कर लेंगे और फिर पादप जगत कर लेंगे, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न आए हैं जो जैव विकास का सिद्धांत दिया गया है, जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि किनके द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो ये टॉपिक हमारा हो जाएगा जैव विकास का सिद्धांत। फिर अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा, देखा जाए प्रश्नों को तो आनुवंशिकता है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इसके बाद यहीं से संबंधित है हमारा, इसी से गुणसूत्र, गुणसूत्र भी देख लीजिएगा। उसके बाद लिंग निर्धारण कैसे होता है ना, लिंग निर्धारण की जो भी संकल्पना है, कैसे कैसे लिंग निर्धारण होता है, वो सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको देखा जाए तो मैथमेटिक्स के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे माता का मतलब ब्लड ग्रुप है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो लिंग निर्धारण, उसके बाद ब्लड ग्रुप निर्धारण, इसको भी देख लीजिएगा ज़्यादा सही से, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखें तो मुख्य टॉपिक में हमारा आ जाता है अंग एवं अंग तंत्र। जैसे अंग एवं अंग तंत्रों की बात करें तो हमारा पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, ठीक है। ये सारे तंत्र हैं, इन सभी तंत्रों के बारे में भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद अंतिम टॉपिक के रूप में इसमें देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो है वो है मानव रोग, है ना। मानवों में रोग कौन कौन से हैं और उनके लिए कौन कौन से टीकाकरण दिया जाता है, इन सब के बारे में भी देख लीजिएगा। इतना टॉपिक आप देख लेंगे तो आपका जीव विज्ञान हो जाएगा। और जीव विज्ञान से देखें तो 10 से 12 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, मिनिमम तो 10-8 आते हैं। उसके बाद हम बात करें, अगला महत्वपूर्ण हमारा जो है वो भौतिक विज्ञान है, दूसरा रोल ये अदा करता है जीव विज्ञान के बाद। और इसकी अगर बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट है अगर उसको हम देखना चाहें तो मुख्य रूप से जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले तो यांत्रिकी, है ना, यांत्रिकी कर लीजिएगा। यहीं पर देखें तो हमारा जो माप है और मापन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कुछ दे दिया, उसको मापन किस में किया जाता है, या फिर कोई यंत्र है उससे किस चीज़ का मापन किया जाता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो माप एवं मापन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें तो गति हो गया,
फिर बल हो गया, बल में ही हम क्या देख लेंगे, न्यूटन के, ठीक है, बल में हम गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, उसके बाद घर्षण बल, ये सारे चीज़ देख सकते हैं। गति की बात की तो गति में ही हमें न्यूटन के गति का नियम देख लेना है, और वहाँ से देखा जाए तो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद बल हमने देख लिया, उसके बाद कार्य है, शक्ति है, ऊर्जा है, उसके बाद पृष्ठ तनाव है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, केशिकत्व है, श्यानता है, ऊष्मा है, ऊष्मा से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा में भी गुप्त ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इन सब से प्रश्न आता है, तो ये सारी चीज़ें ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिजिक्स में ही तो हमारा तरंग है ना, तरंग दैर्घ्य है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद ध्वनि एवं प्रकाश है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। चाल से पूछे गए हैं, चुंबकत्व से प्रश्न पूछे गए हैं, चुंबकत्व और विद्युत धारा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। विद्युत धारा की बात करें तो यहाँ पर परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक देखें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो नाभिकीय ऊर्जा है, परमाणु भौतिकी है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक है जहाँ से फिजिक्स से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अंतिम यहाँ पर हमारा बचता है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें भी कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो इन टॉपिकों में देखें तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे परमाणु, है ना, उसके बाद पढ़ेंगे अणु, है ना, उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ लेंगे पदार्थ। पदार्थों में देखें तो हमारा ठोस, द्रव, गैस, इन सभी पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा प्रश्न इनके गुणों से पूछा गया है, तो हम यहाँ पर सीधे तौर पर टॉपिक बना सकते हैं पदार्थ एवं उसके गुण, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद रेडियो सक्रियता है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। विलयन है, अम्ल एवं क्षार है, साथ ही यहाँ पर लवण है, इन सब से प्रश्न पूछे गए हैं। जल, फिर वैद्युत रसायन जो है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद धातु देख लीजिएगा, धातु अधातु ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद जो अयस्क होता है, कौन से अयस्क से कौन कौन से धातु निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद 2-3 टॉपिक और है देखा जाए तो, जैसे हमारा कार्बनिक रसायन है, एक मुख्य टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साबुन एवं अपमार्जक, है ना, साबुन एवं अपमार्जक, इसमें कौन कौन सी धातु, क्या क्या इसमें जो केमिकल से प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद ऊर्जा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है रसायन में, ठीक है। ऊर्जा की बात करें तो ये हमारा भूगोल में भी आ जाएगा, आर्थिक भूगोल में, और यहाँ पर रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी आता है। इसमें देखें तो हमारा पेट्रोलियम है, कोयला है, तेल है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिक फाइबर है, रेसे हैं, ये यहाँ भी देख सकते हैं और फिजिक्स में भी देख सकते हैं, है ना। प्रकाशिक तंतु जो है ऑप्टिक फाइबर, वो फिजिक्स में देख सकते हैं। रेशे हम यहाँ पर देख सकते हैं, फाइबर्स। उसके बाद विस्फोटक पदार्थ होता है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। कभी कभी प्रश्न कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं, और कंप्यूटर की बात करें तो सिंपल सा टॉपिक है, जैसे यहाँ पर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाते हैं। और अंतिम तौर पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन हमारा क्या है, समसामयिकी, मीन्स करेंट अफेयर। सबसे अच्छा रोल है इसका, 30 से 35 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इसको करना है, इसको लेकर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा, और साथ ही करेंट अफेयर भी मैं आप लोगों का करवाते हुए चलूँगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद ये सारे टॉपिक के बाद जो हमारा मिसलेनियस बचता है, मिसलेनियस में क्या क्या आ सकता है, जैसे बिहार से संबंधित मिसलेनियस की बात करें तो यहाँ पर बिहार से संबंधित कौन कौन से लोकगीत है ना, उसके बाद लोक नृत्य कौन कौन से हैं, त्योहार कौन कौन से हैं, मेले कौन कौन से हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल है, चित्रकला क्या क्या है ना, भाषा एवं साहित्य क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व क्या है, चलचित्र यानी कि जो यहाँ पर मूवी बनी सबसे पहली मूवी कौन सी थी, इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्तित्व हैं, इन सब के बारे में भी हम मिसलेनियस के अंतर्गत देख सकते हैं। कभी कभी यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद मिसलेनियस के अंतर्गत खेल कूद देख लीजिएगा, खेल कूद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये मुख्यतः किससे रिलेटेड होता है, हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो इसी के साथ हमारा पूरा डिटेल में जितना भी सिलेबस होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं खोल के आप लोगों के सामने रखा हूँ। आगे
आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि टॉपिक वाइज जितना भी, जहां से भी, जिस रिसोर्स से ये टॉपिक हमें प्राप्त होता है वहां से क्या करना है, पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि टारगेट क्या है हमारा, 66वीं बीपीएससी क्रैक करने हैं और वहां पर सिलेक्शन लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य यही रखना है कि 66वीं जो बीपीएससी है उसको क्या करना है, क्रैक करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, साथ ही टेलीग्राम चैनल है आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारा जो मैंने बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और इन सब के माध्यमों से मैं आप सबसे जुड़ा रहूँगा और साथ ही जितना भी हो सके आप लोग मेहनत कीजिए और मैं दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और सिलेक्शन इस बार लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे क्लासेस चलती रहेगी, करंट अफेयर और साथ ही बिहार का जो भूगोल है, पूरा बिहार का भूगोल मैं करवाऊंगा ताकि 5 से 10 नंबर आप लोगों के हाथों में रहे। ठीक है, बाकी टॉपिक वाइज टारगेट देने वाला हूं, टारगेट भी आप लोग पूरा करेंगे। पर डे टारगेट मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को करना है। जो भी समझ में नहीं आता है आपको मैसेज करना है, रिप्लाई जरूर मैं दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।